तो चलिए एक ऐसे समय की कल्पना करते हैं जब ये तो पता था कि दुनिया गोल है, लेकिन फिर भी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक अनजाने रहस्य के पर्दे में डूबा हुआ था। एक ऐसा स्वर्ग जिसका नाम सदियों से यूरोप के बाजारों में किसी किंवदंती की तरह गूंजता था, भारत। पर सवाल ये था कि कौन था वो जो इस सपने को हकीकत में बदलने की जिद रखता था। और ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं थे, ये एक इरादा था। एक ऐसा इरादा जिसमें जुनून था, महत्वाकांक्षा थी और एक ऐसी जिद जो इतिहास का रुख बदलने वाली थी। चलिए इस कहानी के दौर को थोड़ा समझते हैं। 15वीं सदी का यूरोप एक अजीब सी बेचैनी से गुजर रहा था। जमीन से भारत जाने वाले जो व्यापार के रास्ते थे उन पर दुश्मनों का कब्जा हो चुका था, और भारत वो तो बस एक दूर का सपना बनकर रह गया था, लगभग नामुमकिन सा। और ये कोई मामूली सपना भी नहीं था। भारत का मतलब था सोने की चिड़िया, मसालों की वो खुशबू जिसकी कीमत सोने के बराबर थी, और रेशम की वो चमक जो हर राजा रानी का ख्वाब हुआ करती थी। हर कोई भारत पहुंचना चाहता था, पर समंदर के रास्ते कैसे? यही एक सवाल पूरे महाद्वीप को मथ रहा था। और इसी बेचैनी के बीच से एक नाम उभरा, वास्को दा गामा। पुर्तगाल का एक नाविक जो कहते हैं बचपन से ही समंदर की आवाज में दूसरों से कुछ अलग सुनता था। उसे लहरों में सिर्फ शोर नहीं बल्कि एक चुनौती सुनाई देती थी। जब उसने भारत की कहानियां सुनी तो उसके अंदर मानो एक आग सी भड़क उठी। वो पुर्तगाल के राजा के सामने गया और उसने सिर्फ एक बात कही, अगर कोई ये नामुमकिन काम कर सकता है तो वो सिर्फ वही है। राजा ने शायद उसकी आंखों में वो यकीन और जुनून देख लिया था। ये तैयारी किसी आम सफर की नहीं थी, ये तो समंदर से एक जंग लड़ने जैसी थी। सोचिए, 4 बड़े बड़े जहाज बनाए गए, महीनों तक चलने वाला राशन जमा किया गया, और सबसे बड़ी चुनौती, अधूरे नक्शों के सहारे सिर्फ सितारों को पढ़कर रास्ता खोजना। और फिर वो दिन आया, 8 जुलाई 1497 को लिस्बन के तट से उन 4 जहाजों ने जब अपने पाल उठाए तो इतिहास ने मानो अपनी सांसें ही रोक लीं। लिस्बन के पीछे छूटते ही समुंदर ने अपना असली बेरहम रूप दिखाना शुरू कर दिया। लहरें थी कि पहाड़ों जितनी ऊंची उठ रही थी, बर्फीली हवा पाल फाड़ देती थी, और स्कर्वी जैसी बीमारियों से नाविकों की एक एक करके जान जाने लगी। हर दिन मौत का डर जहाज पर एक साए की तरह मंडराता था। लेकिन जब भी नाविकों का हौसला टूटने लगता तब वास्को दी गामा की आवाज गूंजती। वो कहता, समंदर हमारी परीक्षा ले रहा है, भारत बस सामने है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि टूटे हुए हौसले फिर से जुड़ जाते। और फिर वो पहुंचे अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर, जिसे नाविक केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों का इलाका कहते थे। ये वो जगह थी जो जहाजों का कब्रिस्तान मानी जाती थी। कई हफ्तों के संघर्ष के बाद एक चमत्कार ही कहिए, वो मौत के इस दरवाजे को पार कर गए। पूर्वी अफ्रीका के तट पर उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो थे अहमद इब्न मजीद, हिंद महासागर के सबसे महान नाविक। तो एक तरफ थी पश्चिम की महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ था पूर्व का सदियों पुराना ज्ञान। इब्न मजीद ने वास्को की आंखों में भारत पहुंचने का वो जुनून पढ़ लिया था। उन्होंने उसे समंदर से लड़ने के बजाय उसके साथ चलना सिखाया। उन्होंने उसे मानसून की हवाओं का वो राज बताया जो सदियों से अरब नाविकों के पास महफूज था। और फिर कई हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद एक सुबह जब हवा एकदम शांत थी तो लहरों के बीच से एक जानी पहचानी सी महक आई, चंदन की खुशबू। ये भारत की पहली दस्तक थी। तारीख थी 20 मई 1498। जगह थी कालीकट का तट। उस दिन दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया था। जो नाविक बचे थे वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। कुछ रो रहे थे, कुछ उस मिट्टी को चूम रहे थे जिसने उन्हें महीनों बाद जिंदगी का एहसास कराया था। पुर्तगालियों के लिए भारत वाकई एक सपने जैसा था, नहीं बल्कि उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भव्य था। मसालों से महकते बाजार, एक बेहद उन्नत संस्कृति और कालीकट के शासक जमोरिन का गर्मजोशी से स्वागत। और पता है, ये मुलाकात सिर्फ व्यापार की नहीं थी, बल्कि ये 2 दुनियाओं के बीच ज्ञान के लेन देन का एक बहुत बड़ा मौका भी था। भारतीय विद्वानों ने उन्हें खगोलशास्त्र और आयुर्वेद के वो रहस्य बताए जो यूरोप के लिए बिल्कुल नए थे। वास्को दा गामा की ये यात्रा एक शानदार खोज की कहानी पर खत्म हो सकती थी, लेकिन इतिहास की धारा हमेशा सीधी नहीं बहती। वो आगे तो बढ़ती है पर कभी कभी अंधेरे की तरफ मुड़ जाती है। देखिए हुआ क्या, इस नए रास्ते से पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फ्रांसीसी और आखिर में अंग्रेज। धीरे धीरे व्यापार का इरादा लालच में बदल गया और मसालों की जगह जमीन और सत्ता की भूख ने ले ली। और यही इस खोज का वो दूसरा स्याह चेहरा सामने आता है। इसने दुनिया को जोड़ा जरूर, लेकिन इसी जुड़ाव ने उपनिवेशवाद के एक लंबे और दर्दनाक अध्याय की नींव भी रखी। 1498 की वो एक घटना
सीधे सीधे सदियों तक चले एक लंबे संघर्ष से जुड़ जाती है। वो संघर्ष जिसका अंत आखिरकार 1947 में भारत की आजादी के साथ हुआ। तो मतलब ये कि दुनिया ने भारत को तब नहीं जाना जब उसे तथाकथित रूप से खोजा गया था। दुनिया की असली मुलाकात तो भारत से तब हुई जब वो अपनी शर्तों पर आजाद हुआ। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत जैसी महान सभ्यता जो हजारों सालों से मौजूद थी, उसे वाकई किसी खोज की जरूरत थी, या फिर शायद दुनिया को ही उस तक पहुंचने का रास्ता खोजने में सदियां लग गईं? क्योंकि देखिए, भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक विचार है, लचीलेपन का, ज्ञान का और सहनशीलता का। और विचार वो कभी नहीं मरते, वो हमेशा दुनिया को रोशनी दिखाते रहते हैं।